हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शादी के दिन इन लॉज की बदतमीजी की वजह से वेवे ने शादी तोड़ दी। उसकी ब्रेवी पर हाओ जिन फिदा हो जाता है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों शादी कर लेते हैं। वेवे को रिच लोगों से नफरत है तो हाओ जिन उससे झूठ कहता है कि वो एक पुअर लड़का है। उसके पास ना जॉब है और ना ही कोई घर, बस वेवे पर ही उसका भरोसा है। तभी जियाशु कार लेकर आता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। वेवे हाओ जिन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तुम कोई छुपे हुए अमीरजादे तो नहीं जो गरीब होने का नाटक कर रहे हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाओ जिन चुप हो गया। सच बताया तो डिवोर्स होगा, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कहता है कि ये कैसे हो सकता है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जियाशु है। ये अभी अभी अमीर बना है। ये कार इसी की है, लेकिन ये अपने पैसों का घमंड नहीं करता। ये सुन जियाशु उसे घूरने लग गया। वेवे कहती है फिर ठीक है, अमीर लोगों से ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मुझसे झूठ बोलते हैं। लो जी, ये तो फंस गया। सच बोल नहीं सकता, चुप रह नहीं सकता। सच बोला तो डिवोर्स, झूठ बोला तब भी डिवोर्स। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों घर पहुंच गए। हाओ जिन अपना जलवा दिखाने लग गया। वो कुकिंग कर रहा होता है। वेवे उसे प्यार से देखने लगती है और सोचती है कि सबके सामने रिश्ता तोड़ने के बाद मैंने पहली बार मिलने वाले इंसान से शादी कर ली। वैसे ये हैंडसम है। तभी दरवाजा बजता है। वेवे की मॉम चिल्लाकर कहती है कि वेवे दरवाजा खोलो, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही छुपी हो। वेवे दरवाजा खोलती है तो मॉम उसे पुश करके अपनी लाडली बेटी के साथ घर के अंदर आती है और कहती है कि तुम कितनी बेदिल और बेरहम हो, खुद अपना रिश्ता तोड़ दिया। देखो अब क्या हुआ। वो लोग घर आकर पैसे वापस मांग रहे हैं, जल्दी पैसे निकालो। वेवे कहती है कि वो पैसे मैंने तो खर्च नहीं किए, जिसने पैसे खर्च किए वही देगा। ये सुन मॉम प्यार से इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई। कहती है कि वेवे, मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारी बहन को एक्टिंग सीखनी है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं। तुम्हारे स्टेप डैड भी पैसे नहीं दे रहे। तुम दोनों बहनें हो, क्या तुम्हें अपनी बहन के सपने पूरे करने में हेल्प नहीं करनी चाहिए। यांशु भी अपना ड्रामा स्टार्ट करने लगी। वो रोते हुए कहती है कि मॉम, अगर मैं एक्टिंग नहीं सीख सकती तो मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं। हाओ जिन उनका ड्रामा देखने लग गया। वेवे कह रही है कि इन धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब रोना बंद करो, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, ले लो। मॉम मोबाइल छीन कर पैसे ट्रांसफर करने लगती है। कहती है कि तुम कितनी गरीब हो। ये बोलकर मोबाइल उसकी तरफ फेंक देती है। ये देख हाओ जिन वेवे के पास आता है। वो उसे प्रोटेक्ट करके यांशु से कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें एक्टिंग सीखना बंद कर देना चाहिए, पैसे बर्बाद करी हो। ये सुन यांशु गुस्सा हो गई। फिर हाओ जिन वेवे की मॉम से कहता है कि अगर आप एक्टिंग नहीं सिखा सकती तो घर भेज दो। ये गरीबी का नाटक क्यों कर रही हो। मॉम कहती है कि तुम होते कौन हो हमसे ये सब कहने वाले। तो हाओ जिन कहता है कि चलो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं विवेक का हस्बैंड हूँ। ये सुन मॉम तो शॉक्ड हो गई। कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हाओ जिन कहता है ठीक है, लाओ मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ये सुन वेवे कहती है कि तुम क्यों करोगे। हाओ जिन वेवे की मॉम से मोबाइल मांगता है। मॉम को पैसों से मतलब है, बेटी दे या दामाद फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ठहरा वकील बाबू, इसने ऐसे कई लोगों को फेस किया है। वो जानता है कि इन्हें कैसे हैंडल करना है। वो इंटरेस्ट लोन के लिए अप्लाई करके उन्हें दिखाता है तो मॉम मोबाइल छीन कर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हाओ जिन कहता है कि आपको तो पैसों की ज़रूरत थी ना, इसलिए मैंने आपके लिए लोन अरेंज किया है। 1 लाख या 3 लाख जितना आप बोलो मिल जाएगा। लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मॉम कहती है कि दूर हटो तुम, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं, मैं कैसे पैसे चुकाऊंगी। हाओ जिन कहता है कि अच्छा तो ये बात है, टेंशन मत लो, मेरे पास इस मसले का भी हल है। एक जॉब है, बस एक छोटा सा काम करना है। एक बूढ़े आदमी की देखभाल करनी है जिसे दिमागी मसला है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी बेटी को इतने अच्छे से संभाल सकती हो तो आप ये काम भी जरूर कर सकती हो। चलो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ये सुन मॉम यांशु को लेकर वहाँ से भाग गई। वेवे हाओ जिन से इम्प्रेस होकर कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया। हाओ जिन कहता है कि बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है, आगे से ये बुरे काम नहीं करेंगे। फिर प्यार से उसे कहता है कि आज के बाद कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा।
दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगे। प्यार की शुरुआत हो गई। देखते हैं इजहार कब होता है। वेवे कहती है कि हालांकि अभी मैं तुम्हें पूरी तरह से जान नहीं पाई हूँ, पर मुझे लगता है कि तुमसे शादी करने का फैसला सही था। हाओजिन पूछता है कि क्या बताना पसंद करोगी ये सब क्या था। वेवे थोड़ी इमोशनल होकर बताने लगती है कि पूरी फैमिली ने मुझे मनी बैग समझ लिया है। जब मैं छोटी थी मेरे मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया था। डैड मेरे भाई को अपने साथ ले गए और मॉम ने मुझे अपने पास रखा। फिर मेरी मॉम ने दूसरी शादी की और मुझे एक स्टेप सिस्टर मिल गई। मैंने छोटी उम्र में ही फाइटिंग टीम ज्वाइन कर ली। जब से मैंने पैसे कमाना शुरू किया उन्होंने बस मुझसे पैसे लेने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेवे के डैड भी उसे यूज किया करते थे। वो इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिया करते थे। वेवे को ना मॉम से प्यार मिला ना डैड से। ये सारी बातें सुन हाओजिन कहता है कि लॉ के अकॉर्डिंग पेरेंट्स के 60 साल होने के बाद ही बच्चे उनकी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो भाई बहन को साथ मिलकर पैसे बराबर बांटने चाहिए। उन्हें तुमसे पैसे लेने का कोई हक नहीं और ना ही वो ले जा सकते हैं। अपना ट्रांसफर रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट संभाल कर रखो। तुम केस करके उनसे पैसे वापस ले सकती हो। वे उसे हैरानी से देखने लग गई। पूछती है कि तुम इतना सब कैसे जानते हो। हाओजिन उसे सच बताने का ठान लेता है। कहता है कि वाइफ एक्चुअली मुझे एक बात कहनी है। तभी दरवाज़ा बजता है। हाओजिन सच नहीं बता पाता। वे दरवाज़ा खोलती है तो अपनी कलीग जिया नान को देख पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जिया नान कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने अपनी शादी तोड़ दी है। मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए तुम्हें समझाने और तुम्हारा ख्याल रखने आई हूँ। जिया नान उसका दर्द बांटने नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाने आई है। वो उसे इनविटेशन कार्ड देकर कहती है कि सुनो थोड़ा खुशी का मज़ा ले लो। मैं और डायरेक्टर हुआंग जल्दी शादी करने वाले हैं। ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला है और इस मामले में मैं तुमसे एक कदम आगे निकल गई हूँ। मुझे पता है मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम हैं और मैंने ये भी सुना है कि तुमने स्कूल में उसका पीछा किया था। अब तुम्हें उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। ये सुन वे डायरेक्टर हुआंग को इमेजिन करने लगती है। सोचती है कि मैं और उस लंगूर के पीछे कभी नहीं। फिर जिया नान से कहती है कि तुम ऐसी बकवास पर कैसे यकीन कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आंखों का नहीं अपने दिमाग का चेकअप करवाना चाहिए। तभी हाओजिन आता है तो वे उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है। मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग आसानी से पप्पू और हैंडसम लड़के में फर्क समझ सकते हैं। जिया नान कहती है कि मेरे हस्बैंड भी किसी से कम नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि उसके पास पैसा है। वे कहती है कि सुनकर अच्छा लगा, अब निकलो यहाँ से। जिया नान कहती है कि यार अब तुम बुरा क्यों मान रही हो। तभी हाओजिन कहता है कि डार्लिंग ये तुम्हारी कलीग है ना। अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें नहीं लगता इसे हमें गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट ना सही पैसे भी ट्रांसफर कर सकती हो। पैसों की बात सुन जिया नान कहती है कि अभी याद आया मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो भाग गई। वे कहती है कि ऐसे लोगों को डील करना तुम बहुत अच्छे से जानते हो। हाओजिन कहता है कि ऐसे बेशरम लोगों को स्पेशल तरीके से हैंडल करना पड़ता है। डियर वाइफ, अब जब हमने शादी कर ली है तो साथ रहना भी ज़रूरी है। ये तुम्हारा घर तो बिल्कुल छोटा है। चलो एक नया घर ढूंढते हैं ताकि कोई तुम्हें परेशान ना करे। वे कहती है ठीक है, इस वीकेंड काम से फ्री होने के बाद ढूंढ लूँगी। हाओजिन कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।